अस्सलाम वालेकुम। आज हम शख्सियत की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्द की शख्सियत के जायज़ात के हवाले से हम कदीम ज़माने से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सियारे सितारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ज़रिए उसकी शख्सियत के बारे में जाना जाता था। और जब बच्चा पैदा होता था उसकी पैदाइश को सितारों और सियारों की पोजीशन को मद्देनज़र रखा जाता था, फिर उसकी लिहाज़त की वजाहत की जाती कि इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी, अंदाज़ा लगाया जाता था इसकी शख्सियत कैसी होगी। लेकिन मौजूदा दौर में शख्सियत की पैमाइश का अंदाज़ बदल गया। ये जदीद और साइंसी एतबार से ज़्यादा बेहतर हो चुका। ताहम किसी भी इंसान की शख्सियत का पैमाइश करना इंतहाई मुश्किल काम है। शख्सियत की पैमाइश से मुराद मुख्तलिफ आज़माइशों के ज़रिए फ़र्द के ज़ाती के औसाफ, किरदार, उसके मिजाज, सलाहियतों और माशरती मुताबिकत का जायज़ा लेना है। इसके लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें कुछ दर्ज झेल हैं। पहला है मुशाहिदा। शख्सियत की पैमाइश का सबसे आसान इस्तेमाल होने का ज़रिया जो तरीका है वो मुशाहिदा है। इसमें तरबियत और माहिर नफ्सियात होते हैं, वो तलबा का जो होते हैं अफराद, उनका मुशाहिदा करते हैं, चाहे लेबॉर्ट्री के अंदर चाहे लेबॉर्ट्री से बाहर हो। मसला अगर किसी फ़र्द को हम देख रहे हैं कि वो रो रहा है तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं अपने मुशाहिदे के ज़रिए कि वो गमगीन है, ये मुशाहिदा है। बाद अफराद में ये सलाहियत होती है कि अपने जज्बात को छुपा लेते हैं, ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं होने देते हैं, जिसमें अंदरूनी कैफियत को छुपाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसे अफराद का मुशाहिदा करना इंतहाई मुश्किल होता है और गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। और बाद अवक़ात जो मुशाहिदा करने है उसकी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद भी असरअंदाज होती है। और मुशाहिदे में खुसूसन जो ज़हनी माजूर बच्चे होते हैं और नाख्वानदा अफराद की पैमाइश इंतहाई मुश्किल काम है। फिर दूसरा जो तरीका है इंटरव्यू का, इसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद एक ऐसे फ़र्द का इंटरव्यू लेते हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। ठीक है, एक मुनज़्ज़म मुलाकात होती है, इसमें सवालात किए जाते हैं। इन सवालात से इंटरव्यू लेने वाले की शख्सियत के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की जाती है। इंटरव्यू बामकसद है जिसके ज़रिए फ़र्द के शख्सी और साफ आदात और किरदार को जांचा जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू फ़र्द के नफ्सियाती तकाज़ों और उनके रद्द-ए-अमल पर भी रोशनी डालती है। इंटरव्यू खुशगवार माहौल में किया जाता है और इंटरव्यू के ज़रिए फ़र्द की शख्सियत की पैमाइश के लिए ज़रूरी है कि जानबदारी, दोस्तनवाज़ी और तअस्सुब से इज्तनाब किया जाए ताकि शख्सी हक़ाइक़ से आगाही हासिल हो सके। इंटरव्यू की कामयाबी और नताइज की सेहत का इन्हिसार इंटरव्यू लेने वाले की महारत पर होता है कि इंटरव्यू लेने वाले की काबिलियत कितनी है। और उम्मीदवार की आवाज़, उसकी ताड़ चढ़ाव, उसकी तब्दीली, हाथ पाँव की हरकत, हिजानी और ताड़ चढ़ाव, वो भी उसको मुतासर करती हैं और इसकी शख्सियत का इजहार उनसे भी होता है। तीसरा तरीका है मुताला अहवाल का तरीका। इस तरीके में गुज़श्ता तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए हाल के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाती है। फिर इसका तजिया करके फ़र्द की शख्सियत और ख़ास शख्सियत के बगार के मुतालिक मालूमात की जाती है। बुनियादी तौर पर तरीका तरीक़े इस्तेमाल किया था। यहाँ हमारे नफ्सियत होते हैं, ज़हनी बीमार और समाजी और जज्बाती मुताबिकत के मुतालिक मालूमात इकट्ठे करते हैं। इसमें फ़र्द के दोस्तों और रिश्तेदारों, उसका बैकग्राउंड का हाल हवाल, उसके रिश्तेदारों से बारे में मालूमात ली जाती है और फिर उन मालूमात की बुनियाद पर उसकी शख्सियत का तजिया किया जाता है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। फिर तरीका है सरगश्त। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है खुद नोश्ता सरगश्त, एक होता है दूसरे सरगश्त जो दूसरे लोग लिखते हैं। यह खुद नोश्ता सरगश्त होती है, इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसमें फ़र्द अपनी आप के बारे में, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में कुछ किताब की सूरत में लिखता है जिसमें अपनी शख्सियत का इजहार करता है। अगर तो वो नेक नीयत से लिख रहा है तो उस किताब को पढ़ने के बाद या उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसकी खुद नोश्ता सरगश्त पढ़ने के बाद हम उसकी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है कि जो दूसरे अफराद किसी दूसरे शख्स की सरगश्त लिखते हैं तो इसमें तासुब और ज़ाती नापसंद भी आ सकती है। अगर तो इससे बालातर होकर लिखी जाए तो हमें से शख्स के बारे में जानने में आसानी होगी। अगर उसकी पसंद नापसंद शामिल की गई है तो उस शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर चौथा तरीका इस्तेमाल करते हैं मजमूई रिकॉर्ड है। मजमूई रिकॉर्ड एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जिसमें फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं, उसके जुमला, निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों और नताइज का अंदाज होता है। शख्सियत की पैमाइश में इस दस्तावेज़ का अहम मकाम हासिल है। इस दस्तावेज़ पर एक नज़र डालने के बाद हम फ़र्द के बारे में जान लेते हैं, उसके ज़हनी, माशरती, जज्बाती और तालीम के हवाले से आगाह होते हैं। एक बच्चा जब किसी स्कूल में दाखिल होता है तो उस वक्त से रिकॉर्ड तैयार होना शुरू होता है और जब वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो असातिज़ा उसके एक रिकॉर्ड पर नज़र डालने के बाद उसकी शख्सियत के बारे में जांच लेते हैं कि वो बच्चा क्या, उसकी कामयाबियाँ नाकामियाँ क्या हैं। फिर छठा तरीका है सवालनामे का तरीका। इन सवालों में फ़र्द से ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक उसकी ख्वाहिशात, तजर्बात और आदात से होता है। ये सवालात फ़र्द की शख्सियत में जाने में इंतहाई मददगार होते हैं और फ़र्द की हिदायत की जाती है कि पूछे गए सवालात के जवाब हैं वो हाँ या ना में दे। इसमें सवालनामे मुरतब किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने इसमें सवालनामे मुरतब किए थे, अपने लिहाज से उसमें तब्दीलियाँ भी आती गई। मसलन आम मिसाल है कि मसलन आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि
کیا آپ بہت جلد تھک جاتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب ہاں یا نا میں دیں گے۔ کیا آپ معاشرتی تقریبات میں پس منظر میں آنے کی طرف مائل ہیں؟ ہاں یا نا۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے ہاں یا نا میں جواب طلب کیا جاتا ہے۔ ساتواں طریقہ ہے درجہ بندی کے معنی۔ یہ بھی سوال جواب کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلاً جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، تو یہاں تو ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی کبھی اس کے درمیان بھی کوئی رائے کام کی جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر درجہ بندی کے معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے جب آپ کو جاتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں تو آپ کے آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ نمبر 1 ہمیشہ ایماندار ہوتے ہیں، نمبر 2 اکثر ایماندار ہوتے ہیں، نمبر 3 کبھی کبھی ایماندار ہوتے ہیں، نمبر 4 بہت کم ایماندار ہوتے ہیں، نمبر 5 بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے ایک چوائس کر دیتے ہیں۔ یہ درجہ بندی کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو کام کیا تھا وہ لیکرٹ نے کام کیا، اس کے معنی استعمال کیے جا رہے ہیں آج بھی۔ پھر ہے باضابطہ فہرستیں۔ باضابطہ فہرستیں فرد کی شخصیت کے مختلف جو پہلوؤں کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ ان میں فرد سوالات کی شکل میں انسانی کردار کی خوبیاں اور خامیوں کا اندراج بھی ہوتا ہے۔ یہ فہرستیں افراد میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے اپنے کردار میں موجود خوبیوں اور خامیوں پر ہاں یا نا کا نشان لگائیں۔ مثلاً جیسے کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے، ہاں یا نہیں؟ کیا آپ دوستوں میں خوش رہتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور شخصیت کی نمائش کے طریقے میں خامی یہ ہے کہ افراد اپنی خامی دوسروں پر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں، جس سے اس کی صحیح طرح سے ہم اس کی شخصیت اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر آج جو جدید دور کی جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں۔ ان آزمائشوں کو ہم عکسی آزمائشیں بھی کہتے ہیں۔ یہ آزمائشیں جدید نفسیات کی دین ہیں۔ ان آزمائشوں پر فرد کی طبی خواہشات اور شخصیت پوشیدہ پہلوؤں کو ہم اخذ کر لیتے ہیں۔ ویسے اس میں ان آزمائشوں میں تصویری معمول دے کر کہا جاتا ہے کہ ان کی وضاحت مانگی جاتی ہے، یا بعض دفعہ ان سے مختلف تصویریں دے کر ان سے کہانی بنانے کو کہا جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاہی کے دھبے پھینک دیے جاتے ہیں اور جس کی شخصیت کی نمائش کی جاتی ہے اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کو ان ڈبوں میں کیا اندازہ ہے، کون سی تصاویر نظر آ رہی ہیں، جس سے وہ اظہار کرتا ہے، جس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان پروجیکٹیو ٹیکنیک انسائی خاصی پیچیدہ ہیں اور صرف ان کا ماہر ان سے مفید کام لے سکتا ہے۔ اس طرح کی مشہور جو آزمائشیں ان کے نام کچھ یہ ہیں، جیسے موضوعی براندازی تکنیک، روشاخ آزمائش ہے، موضوعی ادراکی آزمائش ہے، اور پھر لفظی تلازم کی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے۔ شخصیت کی نمائش کے درجے آزمائشوں اور طریقوں میں کسی کو بھی ہم اعتبار کے لحاظ سے مکمل طور پر موضوع قرار نہیں دیتے، کیونکہ شخصیت کا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس کی نمائش ایک مشکل کام ہے، اور کیونکہ فرد کی شخصیت ہر لمحہ ہر وقت اندرونی بیرونی اور شعوری لاشعوری اور عناصر سے متاثر ہوتی رہتی ہے، تاہم کسی شخصیت کی عمومی اوصاف یا خصوصی اندازہ لگانے میں ان آزمائشوں کی تاریخ سے کبھی انکار نہیں کیا جاتا، لیکن ہم کسی ایک پر مکمل اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس کی ہم مختلف آزمائشیں یا مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اس کی شخصیت کو صحیح طرح جانچنے کے لیے، اس کے اوصاف، اس کی کرداری خوبیاں، اس کے پسند ناپسند، اس کے اظہار کو جاننے کے لیے، اس کے ظاہر و باطن کو پہچاننے کے لیے۔ تو آج ہم نے شخصیت کی نمائش کے مختلف طریقے پڑھے، جیسے مشاہدہ، انٹرویو، مطالعہ احوال کا طریقہ سرگزشت، مجموعی ریکارڈ، سوال نامے، درجہ بندی، باضابطہ فہرستیں اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس وغیرہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔